नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हाल के वर्षों में कई कृषि विशेषज्ञों ने एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने गहन लंबे अध्ययन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। ये निष्कर्ष बहुत ही अद्भुत हैं। खास करके हम मॉडर्न खेती को लें, रासायनिक खादों के उपयोग को लें, तो इस संबंध में ये निष्कर्ष बहुत ही अद्भुत हैं। इन शोधकर्ताओं का अपने लंबे अध्ययन के बाद, अपने लंबे रिसर्च के बाद कहना है कि जब भारत में पहली बार मॉडर्न खेती की शुरुआत हुई, आधुनिक खेती की शुरुआत हुई, हरित क्रांति के नाम पर जब हमारे किसानों ने पहली बार रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया, तो उससे उनको अच्छा परिणाम मिला। वैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के आसपास हुई थी, लेकिन 1950 के आसपास हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, जैसा कि कहा जाता है। वैसे हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 1947 के बाद हमारे देश की आबादी करीब 34-35 करोड़ के आसपास थी, लेकिन खाद्यान्न की जो पैदाइश रहती थी, जो खाद्यान्न पैदा होता था भारत में, वो भी करीब 50 लाख टन के आसपास था। आज हमारे देश में यदि खाद्यान्न की बात की जाए तो इतने पर्याप्त प्रयासों के बाद, इतनी खाद के प्रयोग के बाद, इतने आधुनिक बीजों के निर्माण के बाद भी हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन है करीब 300 लाख के आसपास है, 3 करोड़ के आसपास है। मात्र इसमें 6 गुना के आसपास वृद्धि हुई है। लेकिन आबादी की बात करें तो हमारे देश में आज 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इसके अलावा भारत काफ़ी मात्रा में गेहूं, चावल, गन्ना, दूसरे खाद्यान्न विदेशों को बेचता भी है और 1 साल तक के लिए, 1.5 साल तक के लिए अपने गोदामों में भंडार करके भी रखता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 50 लाख जो खाद्यान्न का उत्पादन हमारे देश में 1950 के आसपास होता था वो कम था, लेकिन फिर भी हम बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, किसानों ने वैज्ञानिकों के अनुरोध पर, कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, तो उसका अच्छा परिणाम मिला, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। कहते हैं, यही विशेषज्ञ अपने अध्ययन के आधार पर कहते हैं कि 1980 के आसपास, मात्र 16-17 सालों के आसपास पहुँचते पहुँचते खाद्यान्न का उत्पादन करीब 2.5 गुना बढ़ गया। 1950 के आसपास जो 50 लाख टन के आसपास खाद्यान्न की उत्पत्ति थी, वो उत्पादन 1980 के आसपास पहुँचते पहुँचते करीब 115 लाख के आसपास पहुँची है। इनकी इसमें 2.5 गुना के आसपास वृद्धि थी। अच्छी रिपोर्ट थी, अच्छी रिस्पांस मिल रहा था। उसके बाद हमारे किसान मित्रों ने भी और हमारे कृषि विशेषज्ञों ने भी हमारे किसानों को और सलाह देना शुरू कर दिया कि वो यदि अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तो आधुनिक बीजों की उत्पत्ति भी शुरू हो गई, तो बीजों का प्रयोग शुरू हो गया। लेकिन पहले 20 साल हमारे किसानों ने देसी बीजों की मदद से ही खाद्यान्न को एक अच्छे लेवल पर तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की थी। 1980 तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन 1980 के बाद, 1980 से लेकर 20 के बाद ये जो उत्पादन था वो लगभग स्थिर हो गया। अब उसमें बढ़ते जो थी वो धीमी हो गई, अब उसमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसीलिए सन 2000 तक पहुँचते पहुँचते लगभग जो उत्पादन की वृद्धि थी वो स्थिर सी हो गई और सन 2000 तक पहुँचते पहुँचते खाद्यान्न की जो कुल उत्पादकता थी, जो हम 1980 के आसपास 120 लाख के आसपास पहुँच गए थे, उसमें मात्र 20-25 लाख की और वृद्धि हुई। लेकिन उसके बाद खादों का प्रयोग तो बढ़ा, आधुनिक बीज भी काफ़ी मात्रा में किसान प्रयोग करने लगे और उत्तम बीज भी बाज़ार में आने शुरू हो गए। उसके बावजूद भी रासायनिक खादों की उपयोगिता डबल हो गई। जहाँ किसान 1960 से 70 से 80 तक मात्र 15 से 20 किलो यूरिया का प्रयोग 1 एकड़ के पीछे करते थे। डीएपी को तो प्रयोग करना जानते ही नहीं थे, या कुछ किसान डीएपी का प्रयोग करते थे तो मात्र 5-7 किलो के आसपास। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, अच्छी पैदाइश मिल रही थी। उसके बावजूद भी यदि उन्होंने जैसे ही खादों की मात्रा बढ़ाई, उन्नत किस्म के बीज आए, ये उत्पादकता स्थिर हो गई और उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। सन 2000 के बाद तो उत्पादकता निरंतर घट रही है। इसको लेकर कृषि विशेषज्ञ बहुत चिंतित हैं। ये तो रही एक बात, क्योंकि
अब दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हमारे खेतों में, हमारे खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अच्छा था, 1.5% के आसपास था, कहीं तो 2% के आसपास था, 3% भी था, लेकिन मान लें कि 1.5% तक था, वहाँ यूरिया और जैसी आधुनिक खादों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, उत्पादकता में अच्छी वृद्धि हुई, 2.5 गुना तक वृद्धि देखी गई। लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खादों के प्रयोग से इस ऑर्गेनिक कार्बन की जो स्तर है घटता चला गया, यूरिया खाद का रिस्पॉन्स, आधुनिक जो उर्वरक हैं उनकी जो उपयोगिता थी वो घटती चली गई, और यही परिणाम है, जैसे जैसे खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन घटता चला गया, ह्यूमस की दर घटती चली गई, ये जो उत्पादकता बढ़ रही थी उसका ग्राफ गिरता चला गया। इसका निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं, जो किसान मित्र रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, DAP का, यूरिया का, पोटाश का, MOP का, या फिर दूसरे रासायनिक खादों का प्रयोग करें, उनको एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ये खाद अपना प्रभाव तब तक नहीं दिखा पाते, इनका परिणाम तब तक अच्छा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, जब तक कि आपके खेत में ह्यूमस ना हो, ऑर्गेनिक कार्बन ना हो। यदि ये ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपने अधिक खाद देकर, क्योंकि खादों का प्रयोग करने से ही ह्यूमस घट गया, ह्यूमस को हमने इसलिए भी घटा दिया कि अब हम फसल अवशेषों खेतों में देते नहीं, हम फसल काटने के बाद, बीज लेने के बाद अब फसल अवशेष बच जाता है, उसको आग लगा देते हैं, या फिर उसका प्रयोग या उस सलने करने में नहीं रहते, या फिर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका स्तर इतना घटा लिया, उसकी पूर्ति नहीं करते, और ऑर्गेनिक कार्बन यदि मिट्टी में ना हो तो उस मिट्टी में केंचुआ भी नहीं रहता। ये तो एक परिणाम रहा, लेकिन इसका अध्ययन और भी कहता है कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं, ह्यूमस नहीं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु नहीं, उस मिट्टी में केंचुआ जैसे जीव भी नहीं पलते हैं, केंचुए के साथ भी इनका गहरा संबंध है। अब आपके लिए निष्कर्ष है, एक परामर्श है कि यदि आपके खेत की मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस है, पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसमें केंचुए की संख्या भी बढ़ने लग जाती है, उसकी जो कठोरता है मिट्टी की वो भी दूर हो जाती है, उसमें पानी भी ठहरना शुरू हो जाता है, उसकी मुलायम भुरभुरी हो जाती है। और ऐसी मिट्टी में जब आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, DAP का प्रयोग करते हैं, MOP का प्रयोग करते हैं, NPK का प्रयोग करते हैं, किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब यदि आप अपने खेतों में इन रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर इन रासायनिक खादों के प्रयोग के बिना भी खेती करना चाहते हैं, तो मिट्टी की उस उर्वरता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सबसे पहला तो यही पड़ाव है कि मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाएं, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की वृद्धि करें, मिट्टी में जीवाणु की वृद्धि करें, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसकी दर को बढ़ाएं। पोषक तत्व भी ह्यूमस से पैदा होते हैं, क्योंकि हम जो अपने खेतों में फसल अवशेष का प्रयोग करते हैं उसको गलने सड़ने देते हैं। और एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किसान मित्र जो हम हजारों सालों से प्रयोग करते रहें, यदि हम अपने खेतों में पशुओं के गोबर का प्रयोग करते हैं, पशुओं के मूत्र का प्रयोग करते हैं, मानव मलमूत्र का प्रयोग करते हैं, फसल अवशेष का प्रयोग करते हैं, किचन अवशेष का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ जो मनुष्य के काम के तो है नहीं, लेकिन जो गलने सड़ने लगे हैं, उनको हम अपने खेतों में देते हैं, खेत की मिट्टी में देते हैं, तो उससे मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से करते हैं, अपनी वृद्धि बहुत तेज़ी से करते हैं। फसल अवशेष से हमारे खेतों की मिट्टी में ह्यूमस की दर बढ़ती है। गोबर भी इसका एक अच्छा साधन है। आप जानते हैं कि हमारे गोबर का यदि एनालिसिस कराया जाए, विश्लेषण कराया जाए, तो गाय भैंस का जो गोबर है उसका आधे से ज़्यादा अंश तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के रूप में रहता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पशु जो वनस्पति के अवशेष ही हैं, ये अपचित आहार हैं जो उनके पेट से, उदर से गोबर के रूप में मिट्टी तक पहुंच जाते हैं, और इनका बहुत धीमी गति से अपघटन होता है। इतनी धीमी गति से इनका अपघटन होता है तो कई ऐसे जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ से बन जाते हैं जो मिट्टी में पहुंचकर ह्यूमस का काम करते हैं। इन्हीं के अपघटन से काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी पैदा होती है, क्योंकि
जो जितने भी वानस्पतिक पदार्थ हैं, फसल अवशेष हैं, उनके निर्माण में यही चीज़ें काम आती हैं। नाइट्रोजन काम आती है प्रोटीन के निर्माण में, जो सेल वॉल है उसके निर्माण में, जेनेटिक संरचना के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में, प्रोटीन के यही। इसी तरह फास्फोरस का भी इसी में सदुपयोग होता है। पोटासियम, सोडियम, दूसरे जो खनिज तत्व हैं, सब इन्हीं के निर्माण में काम आता है। जब इनका अपघटन होता है तो ये मिट्टी में दोबारा से मिलकर मिट्टी की जो पोषणता उसको बढ़ा देते। तो गोबर के प्रयोग से, गोबर की खाद के प्रयोग से हम मिट्टी में तीनों तत्वों को एक साथ प्रदान कर सकते हैं। पहला तो यही है कि इससे ह्यूमस की दर बढ़ जाती है। ह्यूमस बढ़ेगा तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमस का जैसे जैसे अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, शुरू हो जाता है, तो उसे काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता है। इन्हीं से दूसरे पोषक तत्व भी बन जाते हैं। और यही ऑर्गेनिक कार्बन, यही ह्यूमस जो हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं उनके भोजन के रूप में काम आता है। इसी के माध्यम से हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, फंगस हैं, दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। और यही जीव, सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक रूप से काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन को वातावरण से सोखकर मिट्टी को प्रदान करते हैं। एक और चीज़ अध्ययन से पता चली है कि जिस मिट्टी में पर्याप्त संख्या में सूक्ष्म जीव रहते हैं, ह्यूमस रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, उसी मिट्टी में हमारे जो केंचुए हैं पसंद करते हैं उसी में अपना जीवन यापन करना उनके लिए लाभदायक है। क्योंकि हमारे जो केंचुए हैं, भारतीय जो केंचुए हैं, वो मिट्टी खा के जिंदा रहते हैं। वो करीब 15 से 20% ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, कार्बनिक जो वेस्ट पदार्थ है, मिट्टी के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन मिट्टी के साथ जो पोषक तत्व उनके पेट में पहुंचते हैं, उनके साथ में बहुत सारे सूक्ष्मजीव पहुंच जाते हैं, दूसरे जीव पहुंच जाते हैं, उनके माध्यम से भी जो वो मल त्यागते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन बाहर आता है। तो ऐसे में यदि हम अपनी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की दर बढ़ा लें, ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दें, हम सूक्ष्म जीवों को विकसित होने की अच्छी परिस्थितियाँ निर्मित करें, तो वो मिट्टी स्वयं ही अच्छी उपजाऊ बन जाती है। और ऐसी मिट्टी में यदि आप नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस की आपूर्ति के लिए आप DAP का प्रयोग कर लेते हैं, पोटासियम की आपूर्ति के लिए आप MOP का प्रयोग करते हैं, तो उसका पूरा सदुपयोग हमारी वनस्पतियाँ कर पाती हैं, हमारी फसलों के पौधे ले पाते हैं, इसलिए वो ग्रोथ भी करते हैं। जैसे कि आज के समय हम देसी बीजों का कम से कम प्रयोग कर रहे हैं। अधिकांशतः हम हाइब्रिड बीजों का जो संकर किस्म के बीज हैं उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बीज हैं जो हाइब्रिड बीज है, वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि देसी बीजों से फसल लेने में हमें ज़्यादा अवधि लगती थी। गेहूं की फसल ही करीब 4.5-5 महीने की होती थी, वही गेहूं की फसल अब करीब 120 दिन के आसपास, उससे भी कम की आ गई है। तो ऐसे कम अवधि में फसलों को पूरी तरह से विकसित होने में, बीज पैदा करने में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और ये पोषक तत्व भी उनके शरीर का निर्माण करते हैं, गेहूँ आदि बीजों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में हमें उन पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए ऐसे जो रासायनिक खाद्य पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी से जो पोषक तत्व उनको ग्रहण करते हैं उनकी गति थोड़ी धीमी रहती है। तो ऐसे में यदि हम इन आधुनिक शोधकर्ताओं की बातों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो उसके दो ही परिणाम है। यदि आप रासायनिक खादों से बाहर आना चाहते हैं तो भी आप गोबर आदि का प्रयोग करें, कि गोबर की खाद में वो सारे पोषक तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को चाहिए, जो मिट्टी को ह्यूमस और कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जो पदार्थ चाहिए वो गोबर से सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन गोबर की खाद पूरी तरह से गड़ी सली हो, यदि उसमें थोड़ी भी कमी है तो इससे कुछ समस्या हो जाती है, क्योंकि अर्ध जो कंपोज्ड गोबर की खाद है उससे कई बार खेत में हानिकारक सूक्ष्मजीव भी पैदा हो जाते हैं। आपने दीमक का नाम सुना होगा। दीमक खास करके भैंस के या दूसरे गोबर से ही मिट्टी में पहुंचता है, और ये कई बार हमारी फसलों के लिए, किसानों के लिए नकारात्मक भूमिका भी डाल देता है। तो आप गोबर की खाद तैयार करिए, गोबर की खाद से तसल्ली तैयार करिए। अच्छा ये गोबर है, खास करके देसी गाय के गोबर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। देसी गाय के गोबर के माध्यम से आप निश्चित रूप से रासायनिक खादों के चक्र से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।